गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा समझाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिनका जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी के सबसे कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनकी शुरू की जो शिक्षा थी वो गांव में हुई और छोटेपन से ही उनके पिता का देहांत हो गया। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय उनके कंधों पर आ पड़ी। अचानक ही उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1920 में वे गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना खोला तथा हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है और उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी थे। उनके द्वारा लिखित निबंध कुछ विचार और विविध प्रश्न नामक संकलनों में संकलित हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय था राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन, जो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का चित्रण किया है। अब मैं आपको कहानी का सार बताने जा रही हूँ। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, मतलब उनकी ये प्रसिद्ध कहानी थी। इसके प्रमुख पात्र हैं 2 बैल, हीरा और मोती नाम के। ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक है। जिस प्रकार से भारतीय लोग सीधे साधे होते हैं, उसी प्रकार से ये हीरा मोती भी बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इसके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से भारतीय लोग देश गुलाम बनकर किस प्रकार से अत्याचारों को सहते हैं, जिस प्रकार से हीरा और मोती ने भी यहाँ पर रहकर बहुत सारे अत्याचारों को सहा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता, यानी कि गधा सबसे ज़्यादा सीधा और सहनशील होता है। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे उसे फ़ायदा हो, चाहे नुकसान हो, सब में वो उसकी स्थिति एक जैसी होती है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा। यही सीधापन हमारे भारतीयों में भी है और सहनशीलता, जिसके कारण हमारे भारतीय लोगों को अफ्रीका और अमेरिका में रहकर अपमान सहना पड़ा। गधे से कुछ ही कम सीधा एक प्राणी होता है बैल, यानी कि गधे से थोड़ा सा कम सीधा एक प्राणी होता है जिसे हम बैल के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ ऊंचा है। कभी कभी अगर इसे जिद्द आ जाए या गुस्सा आ जाए तो ये अपने उस पर अड़ जाता है, जिसके कारण ये गधे से कुछ ऊंचा माना जाता है समझदारी के मामले में। झूरी काछी के पास 2 बैल थे, यानी कि इस कहानी में बताया है कि एक झूरी नाम का काछी है, जो इसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडोल और चौकस बैल थे। दोनों यानी डील डॉल के सुंदर और चौकस बैल थे। लंबे चौड़े और सुंदर बैल थे। लंबे समय के साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। दोनों बैल एक साथ रहते थे, जिसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते, धौल धप्पा करते, यानी एक दूसरे को प्रेम करते और वे एक दूसरे को चाट सूंघ कर प्रेम प्रकट करते। और जब उनका
इन चीज़ों से मन भर जाता तो वो एक दूसरे को चाटने और सूंघने लगते और अपने प्रेम को प्रकट करते तथा आँखों से ही एक दूसरे की बात को समझ लेते थे और आँखों आँखों में ही एक दूसरे की बातों को वो समझ लेते थे, यानी कि वो दोनों बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त थे। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। एक दिन ऐसा आया कि झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल में भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। बैल भी को ऐसा लगा कि जैसे उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है और वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे ढकेलता तो वो पीछे जोर लगाते। जब वो आगे की तरफ उन्हें मारता आगे चलने के लिए तो वो पीछे की तरफ एड़ लगाने लगते। मुश्किल से वे सांझ को यानी शाम को नए स्थान पर पहुँचे। वहाँ भी उनका मन न लगा। जैसे तैसे वो शाम होते होते उनके घर पहुँच गया और उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला, न घर उन्हें बेगाना सा लगा, यानी कि नया घर था जो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पराया घर हो। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से यानी कि तिरछी नज़रों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह की और पगाह तोड़कर झूरी के घर चल पड़े और दोनों ने जहाँ पर पगाह यानी कि जहाँ पर जिस खूंटे में उन्हें बांधा जाता है वो खूंटे को उन्होंने तोड़कर झूरी के घर के लिए चल पड़े। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। जहाँ पर बैलों को बांधा जाता वहाँ पर अपने बैलों को देखा तो झूरी मतलब खुश हो गया और बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था, लेकिन बैलों की आंखों में ये विद्रोह था कि तुमने मुझे बेच क्यों दिया। मैंने तुम्हारा मतलब इतने अच्छे से सारा काम किया, उसके बाद भी तुमने मुझे उनके हाथों क्यों बेच दिया। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। जो घर और गांव के जो बच्चे थे वो तालियां बजा बजा कर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर गुस्सा हो गई। वह उनके नमक हराम कहने लगी। वह कहने लगी कि दोनों बैल नमक हराम है। गुस्से के कारण उसने बैल को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे। जो झूरी था वो बैलों को भूसा चारा सानी बना के देता था, लेकिन उन लोगों ने सूखा चारा नहीं खाया। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। लेकिन झूरी ने तो बोला नौकर से कि इसमें खली डाल दो ताकि इसमें कुछ चिकनापन आ जाए और ये लोग आसानी से खा सकें, लेकिन मालकिन के डर के मारे उसने नहीं खाया, नहीं डाला। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। दूसरे दिन उसका साला फिर से उधर आया और हीरा मोती यानी दोनों बैलों को अपने घर ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा, मतलब दोनों बैलों को बहुत मोटी रस्सियों से बांध दिया और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। और सूखा चारा डाला तो हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। हीरा मोती को ऐसा लगा कि जैसे वो उसका अपमान कर रहा है, इसलिए उसने वो मतलब पहले ऐसा अपमान उसका कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जोतने से इनकार कर दिया। मतलब अगले दिन जब उसने हल में जोतना चाहा तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और झूली के साले ने खींच कर उसकी नाक पर खूब डंडे मारे। झूरी के साले को गुस्सा आ गया और उसने बैलों की नाक में बहुत सारे डंडे मारे, परंतु दोनों टस के मस ना हुए। लेकिन वो बेचारे हिले भी नहीं, उल्टे हल लेकर भाग गए और वो दोनों हल लेकर भाग गए। रस्सी हल जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गए, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थीं इसलिए पकड़े गए। गले में बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी रस्सियाँ थीं जिसके कारण दोनों बैल जल्दी पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, मतलब दूसरे दिन उन्हें फिर से सूखा चारा दे दिया गया। लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटी लेकर आई थी। उनके घर में भैरों की एक छोटी सी लड़की थी जो 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। एक एक रोटी दोनों बैलों ने खाई, जिसको ऐसा लगा कि जैसे मानो सारा सुख मिल गया हो। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, यानी कि उस लड़की की माँ भी मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे। मोती को तो गुस्सा आई कि भैरों को और उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दें, परंतु लड़की के प्रेम याद करके वो चुप रह जाते हैं। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। दोनों बैलों ने सोचा कि ऐसा करेंगे कि हम लोग रस्सी तोड़कर भाग जाएंगे। वे रस्सी को कमज़ोर करने के लिए चबाने लगे, यानी कि रस्सी को चबाने लगे ताकि रस्सी पतली हो जाए और आसानी से टूट सके। परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियाँ खोल दी। वो लड़की आई और दोनों
रस्सियों को खोल दिया, लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लेकिन जो लड़की थी उसके प्रेम के कारण वो बैल ना भागे, क्योंकि उससे ये था कि अगर मैं भागूंगा तो ऐसा ना हो कि लड़की के ऊपर अत्याचार किए जाए। तो लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे, दादा भागो। मतलब लड़की ने खुद रस्सी खोली और ऐसा चिल्लाने लगा ताकि लड़की के ऊपर शक ना आए, और वो कहने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। यानी गांव में लोग पिताजी को दादा कहते हैं। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया। गया उनके पीछे पीछे भागने लगा। गांव के और लोग भी पीछे हो लिए। मतलब गांव के और लोग भी पीछे पीछे भागने लगे। दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए भी एक खेत के किनारे पहुंच गए। दोनों बैल चलते चलते दौड़ते दौड़ते रास्ता भटक गए और वो इतने आगे निकल गए कि वो गांव पार करके एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे, और दोनों बैल खुशी के मारे उछलने कूदने लगे कि हम आज़ाद हो गए हैं। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। अचानक उनके सामने एक सांड आ गया। दोनों डर गए। दोनों को लगा कि अब ये सांड हम लोगों को मारेगा, मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। ऐसा करो कि जब हम लोग दोनों लोग उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे तभी हम उससे जीत पाएंगे। उन्होंने यही किया। सांड पर एक सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। एक सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपनी सींग को चुभो देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी। सांड ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं दो दो अपने दुश्मनों से कैसे लड़ पाऊंगा, इसलिए वह बेदम यानी कि इसलिए वो हार मार कर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। विजय मतलब जीत के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अब उसने मटर खाने शुरू किए ही थे कि कि दो आदमी लाठी लेकर आ गए। मटर खाना उसने स्टार्ट ही किया था कि वहाँ पर दो आदमी जिसके खेत थे वो लाठी लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। जब उसने अपने मित्र को फंसा देखा तो वो भी वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। मतलब कांजी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है और उनकी ये जानने के लिए हाजिरी ली जाती है कि कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। वहाँ उस जगह को कांजी हाउस के नाम से लोग जानते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।